ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है उन सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं DSSB की या किसी भी ऐसे एग्जाम्स की जो कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शनरी क्लास में। और हम लोगों ने जो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वो पहली क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। और वर्ब में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंस में अगर हम बात करें जो मैंने आपको बताया था, अभी हम दोबारा से बता रहा हूँ, वर्ब टॉपिक पढ़ रहे हैं। वर्ब वर्ब में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। वर्ब और एप्लीकेशन ऑफ टेंस में अभी हम जो पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब होता है विच टेंस, विच टेंस, विच टेंस शुड बी अप्लाइड, विच टेंस शुड बी अप्लाइड इन विच सेंटेंस। किस टेंस में कौन सा टेंस यूज होगा, उसी को हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस तीन बातों पर डिपेंड करता है, टाइम, एडवर्ब और एक्शन। यदि किसी भी सेंटेंस में इन तीनों में से एक चीज दी हुई है तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में बनेगा। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई की है हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाए, इंग्लिश से हिंदी में कैसे बनाए, इस तरीके से आपने उनको पढ़ा। इस तरीके से आपने उनको पढ़ा है। तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस जो है माय डियर, वो तीन बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज एडवर्ब, थर्ड इज एक्शन। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बनेगा, ये तीन बातों पर निर्भर करता है, टाइम पर, एडवर्ब पर और एक्शन पर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो मैं आपको बताऊं, अभी हम एडवर्ब की बात नहीं करेंगे, अभी हम एक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ टाइम से रिलेटेड। पहले हम इस टाइम को कवर करेंगे, फिर एडवर्ब को और फिर एक्शन। तो अभी हम एक्शन को और एडवर्ब को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे टाइम के ऊपर कि एप्लीकेशन ऑफ टेंस पर टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में टाइम दो पार्ट में बटा होता है, वो सॉरी तीन टाइप में बटा होता है। वन इज पास्ट, सेकंड इज प्रेजेंट एंड द थर्ड इज फ्यूचर। टाइम तीन पार्ट में बटा होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये तीनों ही टाइम फोर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, फोर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिनमें पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है इंडेफिनिट टेंस। कैटेगरी जो होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस की। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है परफेक्ट की। फिर फोर कैटेगरी जो होती है वो होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस ये जो यूज होते हैं, ये यूज होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और ये जो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं ये होते हैं टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है मैडम, तो पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को ये डिवाइड करता है। तो मैंने बताया हम अभी टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और प्रत्येक टाइम चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो,
वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 कैटेगरी में वो डिवाइड, यानी कि पास्ट के भी ये 4 कैटेगरी हैं, प्रेजेंट की भी ये 4 कैटेगरी हैं और फ्यूचर की भी ये 4 कैटेगरी। अब इन कैटेगरी में एक बाइफर्केशन है कि जो इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वो यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। वो यूज किसके साथ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और जो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये यूज होता है टाइम एक्सप्रेशन। अब आप लोगों को अगर यहाँ थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज टाइम एक्सप्रेशन। पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन में क्या अंतर? तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर इज टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन देखिए कुछ नहीं है, बस आपकी आपकी सुविधा के लिए इसको ग्रामेरियन जो लोग होते हैं उन्होंने इसे डिवाइड कर दिया। एक साथ किसी बुक्स में आपको ये नाम मिल जाएगा, किसी में नहीं मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है माय डियर? कोई भी पर्टिकुलर टाइम जब किसी प्रीपोजिशन के बाद दिया जाए या बिना प्रीपोजिशन के दिया जाए तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे मैंने एक मंथ लिखा, जुलाई। पहले तो आप ये समझिए जुलाई टाइम है या नहीं। आप कहोगे हाँ सर टाइम है, जुलाई एक मंथ है, वो कोई समय होता है जब हमारी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अब जैसे आपने कोई काम जुलाई में किया कि आपने स्कूल जुलाई में ज्वाइन किया और आपने लिखा इन जुलाई कि भाई मैं जुलाई में कहीं ना कहीं कहाँ गया, स्कूल गया। और भी हो सकते हैं सेकंड। जैसे आपने मॉर्निंग में आज एक्सरसाइज की तो इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज। ऐसे ही आपने कहा कि मैं 2005 में सिंगापुर गया था या गई थी तो इन 2005। आपने 2005 एक समय है और उस समय से पहले आपने इन लगा दिया तो पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कहा कि मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा तो आपने कहा ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, ऑन मंडे। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं 2 बजे लंच करता हूँ तो एट 2 PM। आप 2 बजे लंच करते हैं तो आपने एट 2 PM। बिना प्रीपोजिशन के भी आप कर सकते हैं, जैसे कल मैं दिल्ली गया तो यस्टरडे आपने यस्टरडे लिखा, या कल मैं या पिछले हफ्ते मैं मुंबई गया तो आप लिख सकते हैं द लास्ट वीक। तो कोई भी टाइम जो किसी प्रीपोजिशन से लगा हुआ हो, ठीक है, या बिना प्रीपोजिशन के हो तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, टाइम एक्सप्रेशन की बात करें तो टाइम एक्सप्रेशन में टाइम एक्सप्रेशन में जो टाइम है वो सिंस या फोर के बाद दिया होता है। ठीक है, सिंस और फोर भी प्रीपोजिशन होती है, ऐसा नहीं है कि सिंस या फोर प्रीपोजिशन नहीं है, सिंस या फोर भी प्रीपोजिशन होती है। लेकिन जब ये टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं तो इनका मीनिंग क्या हो जाता है? हिंदी में से आता है, से। सिंस के और भी कई मतलब है, फोर के और भी। लेकिन टाइम एक्सप्रेशन में टाइम जो है वो सिंस या फोर के बाद दिया होता है। अब सिंस या फोर के बाद दिया होता है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि सिंस के बाद देना है या फोर के बाद, क्योंकि दोनों के बाद होता है। तो मैं आपको आसान बात बता देता हूँ, सिंस जिसका नाम सिंस का प्रयोग क्या होता है? जब टाइम का नाम दिया हो। जब टाइम का नाम दिया हो तो आप सिंस लगाते हैं। जैसे अब आप बताइए, जुलाई किसी महीने का नाम है या नहीं है? हमारे साथ हैं शादमा। शादमा आप बताइए,
चैट बॉक्स में कि जो सिंस है, सॉरी, जो जुलाई है वो किसी महीने का नाम है या नहीं? यस और नो। जुलाई किसी मंथ का नाम है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में जुलाई एक मंथ का नाम है। तो सिंस के पहले आप क्या लगा, जुलाई के पहले आप क्या लगा सकते हैं? सिंस लगा सकते हैं। ऐसे ही मॉर्निंग जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का नाम है। जैसे इस समय को आप मॉर्निंग बोल सकते हैं, जिस समय हम क्लास ले रहे हैं। तो मॉर्निंग के पहले भी आप क्या लगा सकते हैं? सिंस लगा सकते हैं, क्योंकि आप इस समय को सुबह के 9 बजे को ये नहीं कह सकते भाई रात हो रही है। तो मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम है, तो उसी को मॉर्निंग कहते हैं, उसका नाम है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा सिंस 2005, 2005, तो 2005 एक साल का नाम है। किसी भी साल को मैं 2005 नहीं कह सकता। तो जब वो एक साल का नाम है तो उसके पहले भी आप क्या लिख सकते हैं? सिंस लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप कहेंगे सिंस मंडे। आपने कहा सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो मंडे देखिए 7 दिन होते हैं और 7 दिन में मंडे जो है वो एक पर्टिकुलर डे का नाम है। तो इसीलिए क्योंकि वो एक डे का नाम है तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ा? सिंस लगाना पड़ा, क्योंकि किसी भी दिन को आप मंडे नहीं कह सकते। किसी पर्टिकुलर डे को ही आप क्या कहोगे? मंडे कहोगे। जैसे आज सैटरडे है, आज के दिन का नाम क्या है? सैटरडे। ये तो हुई सिंस की बात। अब फोर कहाँ लगेगा जी? फोर लगेगा जब टाइम को काउंट किया जाएगा। जब टाइम को काउंट किया जाएगा। काउंट कैसे? जैसे आपने कहा 4-5 days, मैं 5 दिनों से स्कूल नहीं गया हूँ। तो मैं 5 दिनों से स्कूल नहीं गया हूँ। अब 5 दिन तो किसी टाइम का नाम नहीं होता। आपने 5 दिन बताए तो 5 दिन कैसे आते हैं? काउंट करके आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो काउंट करके आए, 5 काउंट करके आया, 5 days। ये एक टाइम है 5 दिनों का, इसीलिए इसके आगे क्या लगा? 4 लगा। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। इसी तरीके से फोर फॉर 3 months, आपने ये कहा फॉर 3 months मेरा बेटा पिछले 3 महीनों से घर नहीं आया है अपनी जॉब पे ड्यूटी के कारण। तो मंथ का नाम नहीं है, आपने मंथ को काउंट करके बताया 3 months। तो 3 months क्योंकि ये काउंट करके बताया तो इसीलिए क्या आ गया? 4 आ गया। अगर वो कहती कि मेरा बेटा पिछले कई घंटों से पढ़ रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फॉर मैनी आवर्स। वो बहुत देर से पढ़ रहा है या कई घंटों से पढ़ रहा है। तो कई घंटों से पढ़ने का मतलब है कि वो अगर आप गिनोगे तो बहुत सारे घंटे जब हो जाएंगे तभी आप कहोगे कि वो मैनी आवर्स से पढ़ रहा है। इसी तरीके से आपने कहा फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों से वो अपने रिश्तेदारों के घर नहीं गया है। तो जब भी आप काउंट करके बताओगे तो हमेशा उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। जैसे जब हम मंथ का नाम लिख जुलाई लिख दिया तो सिंस लगेगा, क्योंकि जुलाई उस मंथ का नाम है। लेकिन महीनों से या 3 महीनों से आपने मंथ का नाम नहीं लिखा तो आप लिख, क्या आपको सिंस और फोर का डिफरेंस क्लियर हुआ? क्या फोर का डिफरेंस क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि यस सर क्लियर है तभी तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। शादमा बोल रहे हैं यस,
सूफिया, आपका रिप्लाई नहीं आया है। मैंने कहा सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं? या नहीं? चलिए, ओके। सिंस जैसे अगर मैंने मंथ का नाम लिख दिया सिंस जुलाई, तो वो सिंस आएगा। अगर मैं लिख दूं काउंट करके फॉर 2 मंथ्स, तो फोर आएगा, क्योंकि यहाँ मंथ्स का नाम नहीं लिखा गया, उन्हें काउंट करके बताया गया। इसी तरीके से सिंस मैंने लिख दिया सिंस 1 PM, तो मैंने 1 बजे से कहा, 1 बजे से। तो जब मैं सिंस 1 PM कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कोई काम कब से चल रहा है? 1 बजे से। और 1 बजे जो है उस टाइम का नाम है। इसी तरीके से यदि मैंने कहा फॉर 5 आवर्स, अब देखिए मैंने 5 बजे से नहीं कहा, मैंने कहा 5 घंटे से। और 5 घंटे का मतलब है मैं उसे गिन के बता रहा हूँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बजे से, मैं कह रहा हूँ 5 आवर्स, तो मैंने काउंट किया, इसीलिए उसके आगे क्या लग गया? फोर लग गया। मैंने कहा सिंस मंडे, तो मंडे एक डे का नाम है, तो वो क्या हो गया? सिंस मंडे हो गया। लेकिन अगर मैं काउंट करके बताऊं, तो मैंने कहा फॉर 3 डेज, तो उसके आगे क्या लगेगा माय डियर? फोर लगेगा, यदि मैं काउंट करके बताऊं। तो सिंस मंडे या फॉर 3 डेज, ये इनका अंतर है। यदि किसी टाइम का नाम है तो आप सिंस लिखेंगे उसके पहले, यदि काउंट करके बताया गया है तो फोर लिखेंगे। यह है सिंस फोर का अंतर। अब आपको एक डाउट आना चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डाउट क्या आना चाहिए? सर आप पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने टाइम एक्सप्रेशन में भी जुलाई को लिख दिया और पॉइंट ऑफ टाइम में भी जुलाई को लिख दिया। मॉर्निंग आपने टाइम एक्सप्रेशन में भी लिख दिया, और सर आपने मॉर्निंग को कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम में भी लिख दिया। आप कहोगे सर आपने 2005 पॉइंट ऑफ टाइम में भी लिख दिया और टाइम एक्सप्रेशन में भी लिख दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन? ये तो हमें समझ में आ गया सर कि सिंसियर। 1 मिनट होल्ड करेंगे, कॉल आ रहा है मेरे को, वो लेना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट था, लेना पड़ा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हाँ, गुड गुड शादू। आपको जब मेरी क्लास खत्म होएगी तो आए कंफर्म कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। जब तक क्लास खत्म ना हो जाए आपका डाउट उसके बाद शुरू होता है, जब मेरी क्लास खत्म हो। तो ये डिफरेंस है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सिंस 2005 इधर भी है और 2005 इधर भी है, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि किसी टाइम के पहले सिंस या फोर है, तो वो टाइम एक्सप्रेशन है। यदि उसी टाइम के आगे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वो कोई और सी प्रीपोजिशन होगी, या तो इन होगी या ऑन होगी या एट होगी। यदि सिंस या फोर नहीं लग रहा उस टाइम के पहले, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि उसके आगे सिंस या फोर में से कुछ लगा हुआ है, तो वो टाइम एक्सप्रेशन है। जैसे क्लियर कर देता हूँ डाउट। आपने लिखा सिंस मंडे, पर आपने लिखा ऑन मंडे। दोनों मंडे हैं, बस एक के आगे सिंस है, एक के आगे ऑन है। तो जिसके आगे सिंस है वो तो हो जाता है टाइम एक्सप्रेशन, जिसके आगे ऑन है वो हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। और समझिए, आपने कहा सिंस जुलाई, आपने कहा सिंस जुलाई, और आपने कहा इन जुलाई। अब देखिए, जुलाई है सेम, लेकिन जुलाई के आगे सिंस लग गया, तो दैट इज टाइम एक्सप्रेशन।
जुलाई के आगे प्रीपोजिशन और कोई सी लग गई तो पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कहा मैंने 2005 से कभी बाहर नहीं घूमा हूं तो सिंस 2005। आपने कहा मैंने 2005 में कहीं ना कहीं अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करी तो सिंस लग गया 2005 से पहले, तो दैट इज टाइम एक्सप्रेशन। 2005 के पहले इन लग गया तो दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट देख लीजिए, आपने कहा मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ सिंस 2 PM। तो आप 2 बजे से पढ़ रहे हैं तो सिंस लग गया 2 PM के आगे तो इट इज टाइम एक्सप्रेशन। आपने कहा मैं 2 बजे लंच करूंगा तो एट 2 PM, मैं 2 बजे लंच करूंगा तो एट लग गया 2 PM के आगे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। होपफुली सूफिया शादमा आपको ये क्लियर हुआ होगा आपका डाउट कि कैसे टाइम को पहचानना है। मैसेज में मुझे लिख के बताइए कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं, दोनों को। तो आपको मैंने आज क्या चीजें बताई मैं बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया है कि हम पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब होता है कि किस टेंस में, कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करना है। हम एप्लीकेशन ऑफ टेंस में ये पढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ टेंस 3 बातों पर डिपेंड करती है, टाइम पर, एडवर्ब पर और एक्शन पर। हम एडवर्ब की बात नहीं कर रहे, अभी एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और हर कैटेगरी की 4 सब कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि पास्ट के साथ भी ये चारों टेंस आएंगे, प्रेजेंट के साथ भी ये चारों टेंस आएंगे और फ्यूचर के साथ भी ये चारों टेंस। अब जो बेसिक बात थी समझने की वो ये थी कि ये जो 2 टेंस हैं, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, ये यूज होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और ये जो 2 टेंस हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये यूज होते हैं टाइम एक्सप्रेशन के साथ। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको डिफरेंस बताया पॉइंट ऑफ टाइम का और टाइम एक्सप्रेशन। पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन का मैंने डिफरेंस बता दिया कि जब भी टाइम के पहले नॉर्मल प्रीपोजिशन लगी होगी तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और यदि सिंस या फॉर लगा होगा तो वो टाइम एक्सप्रेशन है। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि सिंस कहाँ आना है और फॉर कहाँ आना है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। टाइम एक्सप्रेशन के लिए, टाइम एक्सप्रेशन के लिए कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आती हैं जो टाइम एक्सप्रेशन ही कहलाती हैं। यानी कि वहां सिंस नहीं लगा होगा, फॉर नहीं लगा होगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी होगी, लेकिन वो फिर भी किसको डिनोट करेंगे? टाइम एक्सप्रेशन। जिसमें सबसे पहली तो क्या है? हाउ लॉन्ग। यदि हाउ लॉन्ग किसी सेंटेंस में आया है तो इसका मतलब वो टाइम एक्सप्रेशन। सेकंड, ऑल अलोंग द डे। इस डे की जगह पे कल को नाइट भी लिखा जा सकता है, वीक भी लिखा जा सकता है, मंथ भी लिखा जा सकता है, ईयर भी लिखा जा सकता है। इसको चेंज कर सकते हैं। ऑल अलोंग द डे का मतलब होता है पूरे दिन। अगर ऑल अलोंग द नाइट हो गया तो पूरी रात, ऑल अलोंग द वीक हो गया तो पूरे सप्ताह, ऑल अलोंग द मंथ हो गया तो पूरे महीने, और ऑल अलोंग द ईयर हो गया तो पूरे साल। इसी की और एक्सप्रेशन आती है ऑल अलोंग द डे कहती है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे। और इस डे की जगह पे नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ये कुछ भी आ सकता है। वही मतलब इसका है जो ऑल अलोंग द डे का है। थ्रू आउट द डे का मतलब भी यही है, पूरे दिन। तो इन 3 एक्सप्रेशंस का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये किसी सेंटेंस में आ गई तो ये भी किसका काम करती हैं? टाइम एक्सप्रेशन का काम करती है। सूफिया शादमा
देखिए, आप लोगों ने आज तक इंग्लिश को पढ़ा होगा, हिंदी से इंग्लिश को कैसे बनाया जाता है, लेकिन because now you will face an exam which will be in total English. You have to find error in English and you have to solve the paper in English and you'll have to tick the question or answer in English. So there is no other way to learn English better than understanding it by English way. तो अभी तक हम पढ़ते थे जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, लेकिन अब पेपर में क्या है, ता है ते है नहीं आएगा, आपको उसको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे वो एग्जाम में आता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे से पहली या दूसरी क्लास में इंटरेक्शन हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना होता है। तो जब धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं है। तो अभी तक हम ये बात समझ गए हैं, टाइम एक्सप्रेशन की ये तीन बातें। अब देखिए, मैं आपको बता, यदि किसी भी, चलिए पहले मैं आपको कुछ और बता, देखिए ये जितनी भी बात मैं लिख रहा हूँ, सादमा सूफिया, मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, जैसा मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। अभी मैं इनको, जब ज्यादातर बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और ग्रुप बन जाएगा, तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको, जितना भी मुझे आपको पढ़ाना है, वो एक बच्चे के, मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपको एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा। वो 19% करेक्ट है, और जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ इसमें एज इट इज लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी है सिर्फ रिवाइज करने में, क्योंकि नोट्स तो मार्केट में बहुत हैं, बुक्स तो मार्केट में दुनिया भर की हैं। आप एक से अच्छी अच्छी बुक है, फॉरेन राइटर की, इंडियन राइटर होता है उसमें, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसमें बेसिक जो अंतर होता है वो होता है रिवीजन कितना किया गया है। ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो होता है कॉन्टिन्यूस टेंस, एक तो होता है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक होता है सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। इन दोनों में ही मतलब होता है कार्य चल रहा है। इन दोनों ही टेंस का मतलब है कार्य चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, इज आएगी, एम आएगा, आर आएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, सेकंड बात करें तो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोनों में ही कार्य चल रहा था। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, it was going on, action is going on, बट मैं समझता हूँ कि ज्यादातर बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा बाइलिंग ये समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो और वर्ब प्लस आईएनजी,
जिन बच्चों को ये डाउट है कि इस कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, वाज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कहाँ लगना है। उसको ध्यान में ही नहीं रखना कि किसके साथ क्या लगना, वो ध्यान, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना कि हाँ इसमें इनमें से ही कोई सा आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हेड भी नहीं। तीसरा टेंस होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब है कार्य चल रहा हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी प्लस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है मेरी। तो मेरा कहने का पर्पज ये है, ये सब लिखने का पर्पज ये है कि आप देखेंगे ये छह, ये आपके सामने टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 में से 6 टेंसेज लिखे हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 टेंसेज लिखे हुए हैं। तो 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस है, और 6 के 6 में कॉमन बात ये है कि सबके साथ यह वर्ब की आपने देखा कि फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने का मतलब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने का मतलब है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना आईएनजी फॉर्म, यानी कि यदि आपको कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। या दूसरे शब्दों में कहूं, अगर आईएनजी फॉर्म नहीं लगी हुई है तो उसका वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो टोटल टेंसेस होते हैं, उसमें से 12 में से 6 टेंस मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। और टेंसेस में कौन से फॉर्म आती है आपकी, आईएनजी फॉर्म आती है। आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब के साथ क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अभी इसका यूज मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने, अब एक फॉर्मूला है, रामबाण फॉर्मूला। जैसे बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स को मैथमेटिकली फॉर्मूला बोलते हैं। यदि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उस एक्सप्रेशन दिया हो, क्या दिया हो, टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, तो उस टेंस को बदल देना पड़ता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान से दीजिएगा मैंने क्या कहा। यदि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो वो सेंटेंस किस में बदल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये फॉर्मूला है, इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो शादमा सूफिया ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आराम से। आपने देखा एम के जी फॉर्म लगी हुई है, और आप जानते हैं एम के साथ आईएनजी फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो मुझे पता चल गया
कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यदि आई है तो वो रूप से कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो यदि ये आईएनजी लगी हुई है तो ये तो मुझे पता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एम लगने से मुझे ये पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राइट? यस और नो? शादमा सूफिया दोनों रिप्लाई करेंगे। क्या ये बात मुझे समझ आ गई कि एम के साथ एनजी लगी हुई है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? सूफिया यस, गुड। अब आप मुझे बताइए, इस टेंस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग। अब आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन है? दोनों। आदमा सूफिया सिंस मॉर्निंग लिख, मॉर्निंग के पहले since लगा दिया। तो आप ये बताइए, जिस भी वर्ड टाइम के पहले सिंस लग जाता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है या टाइम एक्सप्रेशन? बताइए, आप समझ क्या कहती है? सिंस लगने से टाइम क्या बन जाता है? सूफिया, आदमा, दोनों रिप्लाई करिए। टाइम एक्सप्रेशन, वेरी गुड, बिल्कुल टाइम एक्सप्रेशन। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। ये क्या हो गया जी? टाइम एक्सप्रेशन। अब देखिए उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बताया। यदि किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने देखा एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके साथ सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? टाइम एक्सप्रेशन। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चेंज हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और कौन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा? जिसका ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस चेंज होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि मेरे साथ एम नहीं आता, मेरे साथ आएगा हैव बीन। मेरे साथ एम नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैव बीन। तो सेंटेंस में एम को आपको हटाना है और उसकी जगह पे किसको लगाना है? हैव बीन। तो सेंटेंस बोला जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। जब आप ध्यान से देखेंगे तो सिंस की हिंदी भी यहाँ पर क्या आएगी? से की आएगी। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आप कहोगे सर हैव बीन कहाँ से आ गया? देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने इसके सामने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो हैज बीन आता है या हैव बीन आता है, और उसके साथ वर्ब की क्या आती है? आईएनजी फॉर्म। तो आप ध्यान से देखेंगे, हम जहां पर हैं तो हमने एम को डिलीट किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वजह से हैव बीन को प्लेस किया। अभी ये मत सोचना हैज क्यों नहीं लगाया, मैंने कहा वो आपको अपने आप पता चलता चला जाएगा कि हैज क्यों नहीं लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई है कि हमने एम को हटा के हैव बीन क्यों किया? यस और नो में आंसर आपका मुझे चाहिए। शादमा सूफिया, क्या आपको ये बात समझ आई कि हमने एम को हटा के हैव बीन क्यों लगाया? यस और नो बताइए। जिसको आया समझ में गुड, जिसको नहीं आया वेरी गुड, हम उसे दोबारा समझाएंगे। यस, चलिए, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोगों को समझ आया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देख लेते हैं, चलिए। ही इज डूइंग होमवर्क। ही इज डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। ही इज डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से अपना होमवर्क
कर रहा है, वो 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। तो देखिए, डूइंग लगा हुआ है, आपको पता है इट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने देखा इज भी लगा हुआ है, आपको पता चला इट इज, राइट? यस और नो, शादमा सूफिया, इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, शादमा ने यस किया, सूफिया क्या अपनी पहचान पर? यस, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है 4 2 hours, 4 में इसका मतलब है से, तो मतलब है 2 घंटे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो 4 2 hours, मैंने आपको बताया जब भी टाइम के पहले सिंस या फोर हो तो वो क्या कहलाएगा? टाइम एक्सप्रेशन। यस और नो? भाई 4 2 hours लिखा है, 2 hours क्या है? टाइम, उसके आगे 4 लिखा है। बताइए आप दोनों। देखिए, आप मैसेज करते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ बार बार मैसेज लिख के। एक्चुअली है ऑनलाइन में और कोई तरीका नहीं है आपकी बात समझने का। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। तो क्योंकि 4 2 hours है, तो इट इज अ टाइम एक्सप्रेशन। शादमा सूफिया, यस, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होएगा, पॉइंट ऑफ टाइम तो तब होएगा जब सिंसिया फोर नहीं लिखा हुआ। आप देखिए ध्यान से, मैंने कहा, देखिए, ये तो सिंसिया फोर का डिफरेंस था कि सिंस या फोर कहाँ लगेंगे। इसको आप टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम का अंतर मत समझिए। ये तो सिंस और फोर कहाँ लगेंगे उसका डिफरेंस था। आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम एक्सप्रेशन वो है जिसमें टाइम सिंस और फोर के बाद दिया हो, और हिंदी में मीनिंग भी आता है से। ओके सूफिया, गुड। तो ही इज डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours, है ये टाइम एक्सप्रेशन। आप जानते हैं यदि प्रेजेंट किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया माय डियर, तो वो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमने इस फॉर्मूले से पढ़ा। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन यदि आ जाए तो वो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने देखा कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आया तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट है, तो कौन से का बनेगा? प्रेजेंट का ही बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि मेरे साथ इज नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैज बी। तो आपको इज हटा के उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? हैज बीन। तो ही हैज बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। शादमा कह रहे हैं हैज बीन, वेरी गुड। यही मैं चाहता था बस, है ना? यही मैं चाहता था कि आपको ये बात। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए क्लास इतनी ही है। आप जो मैंने पढ़ाया रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो स्पीड बढ़ा के आप उसे दोबारा देख सकते हैं। मैं इनके नोट्स आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा। कल संडे है, आपकी क्लास ऑफ रहेगी। मंडे से क्लास रेगुलर चलेगी आपकी। नोटिफिकेशन अपने ऑन रखिए ऐप के। कोई भी आपको नोटिस या कोई भी चैट में आपको मैसेज है उसे पढ़िए। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप वो उसमें शेयर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व किया जाएगा और इंग्लिश को आपको पढ़ाया जाएगा। जी सर, ये तो पता है, वेरी गुड। हाँ जी, शादमा सूफिया, टाइमिंग 8:45 ही है क्लास की। मैंने आपको जब पहले दिन क्लास ली थी आप पता नहीं थे या नहीं थे, फिर भी आपको 2 4 5 मिनट वेट करना पड़ सकता है, फिर भी ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा 8:40 8:45 पे मैं स्टार्ट। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मतलब मंडे। ओके, मैं नोट्स को देखता हूँ, स्टडी मटेरियल में अपलोड करवाऊंगा या आपको किसी के थ्रू व्हाट्सएप पे आपको भिजवा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।